नमस्कार छात्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हमारा पूर्व में प्रकरण चल रहा था समास, जो कि आपके कोर्स में कितने अंक का आएगा? 3 अंक का आएगा। और 10वीं क्लास में जो समास है वो आपके अव्ययीभाव, द्वंद्व और कर्मधारय समास दिया हुआ है। तो कल हम कर्मधारय समास के बारे में पढ़ रहे थे और कर्मधारय समास में हमने विशेषण और विशेष्य के बारे में पढ़ा था। कर्मधारय की जो परिभाषा थी वो क्या थी कि दोनों व्यक्तियां क्या हो, समान हो, और क्या हो, पूर्व पद विशेषण हो और जो उत्तर पद है वो क्या हो, विशेष्य हो। तो समास में आपको विशेष रूप से एक बात ध्यान रखनी है कि जो उत्तर पद और पूर्व पद, मतलब 2 पद होते हैं समास में, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, तो आगे हम कौन सा पढ़ते हैं? कर्मधारय समास ही पढ़ते हैं। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते हैं उपमानोपमेय। उपमानोपमेय क्या है? कर्मधारय। उपमानोपमेय कर्मधारय यानी जिसमें क्या दी जाए, उपमा दी जाए। जैसे उदाहरण देखते हैं, घनश्यामः, ये वाला पद है। घनश्यामः जो पद है, विग्रह क्या होगा? घनः एवं श्यामः। क्या होगा? घनः एवं श्यामः, यानी घन यानी बादल जैसा, श्याम यानी काला, बादल के समान काला। अब ऐसे ही और उदाहरण देखते हैं, कुसुम कोमलम। इसमें क्या दी गई है? उपमा दी गई है, उपमा और उपमेय। ठीक है, तो कुसुम कोमलम क्या हो जाएगा? कुसुमम एवं कोमलम। कुसुमम एवं कोमलम यानी कुसुम के जैसा या कुसुम के समान क्या है? कोमल। ठीक है, और एक दो उदाहरण और देखते हैं हम। जैसे ये उदाहरण है चंद्रमुखम। चंद्रमुखम है, चंद्र का पूर्व पद उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों दिया हुआ है। इसका प्रयोग करेंगे अपन एव का। चंद्र एवं मुखम, चंद्र एवं मुखम, चंद्रमा के समान मुख। इसका क्या है? चंद्रमा के समान क्या है? मुख है। ऐसे ही वज्र कठोरम, क्या जिसमें उपमा दी जाए वो क्या कहलाता है? उपमानोपमेय कर्मधारय। इसीलिए आपको जैसे बोर्ड के पेपर में ये उदाहरण आ जाए घनश्याम, तो आपको ये लिखना जरूरी नहीं है कि उपमानोपमेय कर्मधारय लिखना है, नहीं। आप क्या लिख सकते हो? सिर्फ कर्मधारय समास। क्या लिख सकते हो? कर्मधारय समास। विग्रह करके आप कर्मधारय समास लिख सकते हो। अब क्या है? वज्र कठोरम क्या हो जाएगा? वज्रम एवं कठोरम। क्या है? वज्र के समान क्या है? कठोर है। जो इसके समान, जो वज्र के समान क्या हो? कठोर हो। ठीक है, तो ये तो आपका क्या हुआ? उपमानोपमेय कर्मधारय। उसके बाद इसका दूसरा जो देखते हैं वो है उपमानोत्तर पद। कर्मधारय जिसमें क्या है? उत्तर पद को क्या दी गई है? उपमा दी गई है। जैसे पुरुष व्याघ्र। क्या है? पुरुष व्याघ्र दिया हुआ है। अब इसमें जो एव शब्द का प्रयोग था वो क्या होगा? एव शब्द के बाद प्रयुक्त होगा। जैसे पुरुष व्याघ्र एव, बात जो व्याघ्र के समान, व्याघ्र के जैसा क्या है? पुरुष है। बाघ के जैसा क्या है? पुरुष है। ऐसे ही
काफी रख सकते हैं, मुख कमलम, मुख कमलम। उदाहरण क्या हो जाएगा, मुखम कमलम इव। क्या हो जाएगा, मुखम कमलम इव, कमल के समान क्या हो जाएगा, मुख हो जाएगा। ऐसे ही पुरुष नाग, पुरुष नाग एव। ठीक है, यानी इसमें उपमानोत्तर पद कर्मधारय में हमको क्या करना है, जो इस शब्द का प्रयोग है तो किसके बाद करना है, उत्तर पद के बाद करना है। ठीक है, अब आपका अंतिम आता है अवधारणा। क्या है, अवधारणा पूर्व पद कर्मधारय, अवधारणा पूर्व पद कर्मधारय। इस वाले पद में क्या होगा, इस वाले समास में आपको विग्रह से पहले किसका प्रयोग किया जाएगा, कि विग्रहात, विग्रह से पूर्व क्या हो जाएगा, एव, एव वाले शब्द का इसमें प्रयोग किया जाएगा। जैसे ये वाला पद है, विद्याधनम पद है। ठीक है, विद्याधनम में क्या जाएगा, विद्या एव धनम, विद्या ही क्या है, धन है। ऐसे ही यहाँ पर गुरुदेव, यहाँ पर भी क्या जाएगा, गुरु एव देव। गुरु ही किसके समान है, देवता के समान है, भगवान के समान है। तो ये तो आपके कर्मधारय समास की। अब देखो, कर्मधारय समास में दोनों पदों में अपन समान विभक्ति लगाते हैं, लेकिन कुछ कुछ उदाहरणों में हम कुछ अलग तरीके से भी इसको विग्रह कर सकते हैं। जैसे ये वाला उदाहरण है, कृष्ण सर्पः। ठीक है, तो इसका विग्रह हम दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे कृष्ण से असौ सर्पः। एक तो ये, यहाँ पर इसका अपन क्या कर सकते हैं, संधि विच्छेद कर सकते हैं, विग्रह कर सकते हैं, कृष्णा चासौ सर्पः। ठीक है, या फिर इसको सिंपल तरीके से लिखना चाहिए, समान विभक्ति वाला, कृष्ण सर्पः इति। यदि इन वाले पदों में से इस प्रकार किसी भी पेपर में आया है, चाहे ऐसे आया है, ऐसे आया है, या फिर ऐसे आया है, तो ये वाले जो पद हैं तीनों, ये तीनों पद विग्रह वाले पद हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये विग्रह वाले पद, इनका हमेशा क्या बनेगा, समस्त पद। यदि उसने समस्त पद दिया हुआ है तो आपके पास एक चांस है कि आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन यदि उन्होंने इस तीनों में से किसी एक विग्रह को दिया हुआ है तो सिर्फ आपके पास कोई चांस नहीं है, आपको सिर्फ उसका क्या लिखना है, समस्त पद ही उतारना है। हाँ, यदि समस्त पद दिया हुआ है कर्मधारय समास का, तो आप कर्मधारय समास में तीन तरीके से इसका वो कर सकते हो। तो जो से असौ है, से असौ आएगा आपके लिए पुल्लिंग के, यानी पुल्लिंग के जितने भी शब्द होंगे उन सभी शब्दों में किसका प्रयोग किया जाएगा, से असौ। उसी प्रकार स्त्रीलिंग के लिए जैसे ये शब्द है रम्या वाटिका, तो रम्या वाटिका के लिए क्या जाएगा, रम्या से इयम वाटिका, रम्या से इयम वाटिका। या फिर इसकी दूसरी तरीके से विग्रह करें तो क्या हो जाएगा, रम्या वाटिका इति। अगर आपको ये सरल लगे तो ऐसे कर देना, और ये सरल लगे तो ऐसे कर देना। लेकिन यदि इन दोनों पदों में से कोई पद आया है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, समस्त पद बनाना पड़ेगा। और यदि समस्त पद दिया हुआ है तो आपके पास क्या है, चांस होता है कि आप समान विभक्ति वाला कर दो, या फिर से असौ से यम दूसरा वाला कर दो। ऐसे ही नपुंसकलिंग के लिए जैसे ये पद है नीलकमलम, नीलकमलम पद दिया हुआ है और
नपुंसकलिंग के लिए हम क्या करेंगे, च तत्, इसका प्रयोग करेंगे च तत्। तो यहां पर क्या आ जाएगा, नीलम से तत् कमलम, क्या आ जाएगा, नीलम से तत् कमलम। ठीक है, या तो छह तत् के लगा सकते हो या फिर दोनों व्यक्तियों को अपन क्या कर सकते हैं, समान कर सकते हैं, नीलम कमलम इति। ठीक है, दोनों व्यक्तियां क्या हो गई, समान हो गई। तो ये हुआ आपका कौन सा, कर्मधारय समास। अब यदि हम अंतिम समास की बात करें, अंतिम समास आता है आपका द्वंद्व समास। क्या आता है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का जो सूत्र होता है वो होता है सार्थे द्वंद्व। क्या होता है, सार्थे द्वंद्व, यानी छह के अर्थ में द्वंद्व समास का प्रयोग किया जाता है। यदि इसकी परिभाषा बनाना चाहें तो क्या बनेंगे कि द्वंद्व समास में परस्पर से शब्द का प्रयोग होता है। क्या, कैसे हुआ छह शब्द का प्रयोग, दोनों पदों के मध्य में, किसमें, दोनों पदों के मध्य, यानी दो पद दिए हुए हैं आपको और दोनों पदों के मध्य में क्या किया जाएगा, छह शब्द का प्रयोग किया जाएगा। दूसरी बात, इन दोनों पदों में क्या होगा, जो पूर्व पद और उत्तर पद होगा उसमें क्या होगा, पूर्व पद और उत्तर क्या होगी, दोनों की ही क्या होगी, प्रधानता होगी। यानी दोनों ही प्रधान माने जाएंगे, पूर्व पद भी प्रधान माना जाएगा और आपका उत्तर पद भी प्रधान माना जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, द्वंद्व समास जो होगा हमेशा किसमें, उसका जो समस्त पद होगा किसमें आएगा, द्विवचन और बहुवचन में। किसमें आएगा, द्विवचन और बहुवचन में हमेशा इसका प्रयोग किया जाएगा। क्या आ जाएगा, द्वंद्व समास में दोनों पदों के मध्य छह शब्द का प्रयोग होगा, दोनों पदों की ही प्रधानता होगी और समास जो होगा उसका समस्त पद जो होगा वो क्या होगा, द्विवचन और हमेशा बहुवचन में होगा। ठीक है, ये तो हुई इसकी परिभाषा। तो इसके उदाहरण देखते हैं हम। जैसे हरि हरव, दो पद दिए हुए हैं उसमें, एक हरि और एक हरव। तो क्या हो जाएगा, संधि हो जाएगा, हरि च हरह से। ध्यान रखना यहाँ पर जो औ दिया हुआ है वो यहाँ पर नहीं आएगा। हरि हरव, हरव का मतलब द्विवचन हो गया। ये द्विवचन का मतलब होता है ये दो पद है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हरव नहीं आएगा। यदि इसको दूसरे तरीके से किया जाए, कौन सी संधि बनाकर, तत्व विकल्प संधि। क्या होती है, हरिश्च हरश्च, ऐसे भी इसका विग्रह हम क्या कर सकते, हम कर सकते हैं। जैसे शिव केशव दो पद दिया हुआ है, शिव केशव, क्या हो जाएगा, शिवश्च केशवश्च। ये ऐसे कब लगाना है कि जब विसर्ग के बाद क्या हो, चय हो, विसर्ग के बाद से चय हो। नहीं तो यदि आपको ये दिक्कत आती है तो सिर्फ आप सिंपल तरीके से करोगे। कैसे, शिवः और केशवः चय, फिर आपको ऐसे करना है इसको। ठीक है, जैसे दिया हुआ है माता पितरम, ये वाला पद दिया हुआ है। क्या करेंगे अपन, माता से पिता से।
यहाँ पर हम ऐसे नहीं कर सकते, माताश्चय और पिताश्चय, ये हमारा क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सत्व विसर्ग संधि होती है वो क्या होती है कि विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद क्या हो, च हो। तो अपन किसका प्रयोग करते हैं, श का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और उससे तो सिंपल ये है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सिवाय च केशवः च। ठीक है, ये तो आपका था द्विवचन का। अब यदि हम बहुवचन की बात करें, बहुवचन के पद होते हैं जैसे हेमंत, शिशिर, वसंतः, ये वाले पद आ गए। अब देखो वसंतः जो क्या है, बहुवचन हो गया आपका। ठीक है, तो फिर आप कैसे करेंगे हम, हेमंतः च, आगे शिशिरः च, और ऐसे यहाँ पर क्या जाएगा, वसंतः च। अलग अलग कर देंगे, यानी ये क्या हो जाएगा, बहुवचन। दो से अधिक के रूप जो होंगे वो सब किस में आएंगे, बहुवचन में आएंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका, ऐसे ही द्वंद समास है आपका ये वाला, जिसमें अपन क्या करते हैं, च का प्रयोग करते हैं। यदि और इसके और उदाहरण देखें, जैसे आपका एक शेष द्वंद देखना हो इसको, एक शेष द्वंद में यानी एक ही पद दिया होगा, जैसे ये वाला पद दिया हुआ है एक शेष द्वंद में, लेकिन हमने पद कितने निकलेंगे, दो, माता से पिता से। ऐसे ही भ्रातरौ, भ्रातरों में भी भ्राता से और भगिनी से, भ्राता से भगिनी से, या फिर इसकी जगह क्या कर सकते हैं अपन, स्वसा। स्वसा माने की क्या होती है, बहन होती है। ऐसे यहाँ पर पुत्र, पुत्र से, और यहाँ पर पुत्री से, पुत्र से पुत्री से। अब जैसे ये वाला पद है पाणी पादम, पाणी यानी हाथ और पादम यानी पैर। अब इसका यदि हम विग्रह करें तो पाणी से, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका पादम, पादम यानी दो पैर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये मत कर दें पाणी से पादः च, गलत हो जाएगा। क्या आएगा, पाणी से पादौ च। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्या हो सकता है, ये कर सकते हैं अपन उदाहरण। जैसे और उदाहरण देखना चाहिए इसका, जैसे ये वाला उदाहरण है सुख दुखम, क्या हो जाएगा, विग्रह क्या करेंगे अपन, कैसे करेंगे विग्रह, सुख और दुख, हिंदी में करना चाहें तो क्या है, वो सुख और दुख। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुखम से दुखम से। ये तो था इसका समस्त वाला। ठीक है, तो समस्त पद में आपको इस प्रकार मिलना था। अब यदि इसका दूसरे तरीके से आए, जैसे ऐसे आए अहश्च रात्रिश्च, ये वाला पद आ जाए, क्या दोनों पदों में क्या लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, विग्रह हुआ, इसका विग्रह पहले से ही हुआ है। तो यहाँ पर इसका समस्त पद क्या बनेगा, अहोरात्र। एक बात ध्यान रखना, समाज में किताब के जो उदाहरण है, किताब के पासबुक के, उन सभी उदाहरणों को आपको विशेष रूप से क्या करना है, याद करना है। ठीक है, अब जैसे यह उदाहरण आ जाए राम च श्याम च, राम है च श्याम च, का प्रयोग किया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, दो नाम है। तो जब समस्त पद हम बनाएंगे, भाई प्रथम पद तो राम बन ही जाएगा, तो इस वाले पद को अपन किसमें कर देंगे, द्विवचन में कर देंगे। किसमें कर देंगे, द्विवचन में। यदि पुल्लिंग में है तो औ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, औ आ जाएगा। तो ठीक है, और यदि और उदाहरण हम देखना चाहें तो आपके किताब में दिए हुए हैं, पासबुक में दिए हुए हैं। एक और देख लो आप उदाहरण, मानव मानव,
ये वाला उदाहरण दिया हुआ है। मानव मानव यानी मान और अपमान, तो विग्रह क्या हो जाएगा? मानम से अपमानम से। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इनके उदाहरणों को अपन कर सकते हैं। तो आपका क्या हुआ, कौन कौन से कोर्स में दिए हुए हैं आपके? अव्ययी भाव दिया हुआ है, द्वंद्व दिया हुआ है और कर्मधारय दिया हुआ है। और तीनों समास क्या है? 3 नंबर के हैं। फिर बता रहा हूं इस बार आपको बोर्ड में किस प्रकार से आएगा। देखो बोर्ड में आपके लिए आएगा पिता से, माता से, पिता से, नील कमलम और उपकृष्णम। इस प्रकार से आएगा चलिए बोर्ड में। क्या करना है आपको कि अधोलिखित पदानाम समस्त अधोलिखित विग्रह पदानाम समस्त पद और समस्त पदानाम विग्रहम कृत्वा, यानी नीचे जो दिए हुए पद हैं उनमें जिसमें समस्त पद दिया हुआ है उसका तो विग्रह, और जिसका विग्रह दिया हुआ है उसका समस्त पद बनाकर क्या लिखना है? समासस्य नाम अपनी लिखत। समास का नाम जरूर लिखना है, क्योंकि समास का जो नाम है वो आधे नंबर का है और विग्रह जो है वो आधे नंबर का है। 1 नंबर हो जाएगा। यदि इसमें चेक, अब देखो कितना सिंपल तरीका है। 3 कोर्स दिए हुए हैं, अव्ययी भाव, द्वंद्व और कर्मधारय है। कैसे पहचानना है? जिस वाले समास में छह का प्रयोग किया जाए वहां पर क्या आ जाएगा? द्वंद्व समास। इसका विग्रह आप बना ही लोगे, क्या बनोगे भाई? माता के पितृ या तो इसको एक से द्वंद्व बना दो, या फिर इसका दूसरा क्या कर दो? माता पितरऊ, दोनों सही माने जाएंगे आपके। क्या लिखना है यहाँ पर? द्वंद्व समास। यह आपका द्वंद्व समास हो गया। अब आपके कोर्स में बच रहे हैं अव्ययी भाव और कर्मधारय। ठीक है, 2 बच रहे। जिस वाले समास में 6 अक्षर दिए हो, उप, अनु, निर, यथा, त्रय, ये वाले दिए हो, वो कौन सा समास है आपका? अव्ययी भाव समास है। उप दिया हुआ है, उप का अर्थ क्या होता है? समीपम। उप किसके अर्थ में आता है? समीप के अर्थ में आता है। और प्रथम पद में कौन सी व्यक्ति लगती है? षष्ठी। कृष्ण शब्द की षष्ठी व्यक्ति क्या हो जाएगी? कृष्ण से। उप का अर्थ क्या हुआ? समीपम। क्या हो जाएगा? कृष्ण से समीपम। उप आ रहा है इसलिए अव्ययी भाव समास हो गया, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? अव्यय। ये हुआ आपका। अब क्या बच रहा है? अब जो बच रहा है आपका वो कौन सा समास है? कर्मधारय। इन दोनों को क्या करते हैं अपन? समान व्यक्ति से कर सकते हैं। नीलम कमलम इति। यहाँ पर दूसरी तरीके से करना चाहें तो नीलम से तत् कमलम। क्या हो जाएगा यहाँ पर? कर्मधारय समास। इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। तो यह आपका समास हुआ, 3 अंक का चैप्टर समाप्त हुआ। आगे मिलते हैं किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक आप निरंतर हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।